नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में। और इस हफ्ते हमारे साथ हैं देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील, और वो वकील जो इस समय सचिन पायलट और उनके साथ जो 18 एमएलएज हैं उनका पक्ष इस पूरे राजस्थान की जो राजनीतिक संकट है उसमें रख रहे हैं। मुकुल रोहतगी का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर रोहतगी, मेरा पहला सवाल है कि जितने भी एक्सपर्ट से मैं अभी तक बात करती हुई आई हूं और जिस तरीके की एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नजर आ रही है, सब इस बात को कह रहे हैं कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस पहले कभी देखने को नहीं मिली। व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस? नहीं, देखिए, पहले भी बहुत इस तरह के झटके हुए हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो लोगों की डिफेक्शन और ये सब चीजें जो हैं ये पिछले 50 साल से चल रही हैं। 1967 में जी बड़ा फेमस वाकया कॉइन हुआ था, आया राम गया राम, बिकॉज मिस्टर आया राम गया राम डिफेक्टेड 3 times in 1 day। सो ये इविल उस टाइम से चला, फिर बढ़ता गया। 80s में ये एंटी डिफेक्शन का कानून बनाया गया, फिर उसमें चेंजेस करी गई। बात ये देखिए, इसके पहले के जो डिस्क्वालिफिकेशन के जो केसेस थे उसमें ये कहा जाता था कि जो स्पीकर है वो पर्सोना डेजिग्नाटा है, यानी कि अगर स्पीकर ने कह दिया तो स्पीकर के डिसीजन को बाद में चैलेंज किया जाता था। यहाँ पर तो डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस जो दी गई है उसी को चैलेंज कर दिया गया है। तो जो पूरा जो बेसिस है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मिसप्लेस्ड है। मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए, जब किहोटो का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, किहोटो के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर बड़े ऊंचे संवैधानिक ओहदे पे है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि स्पीकर न्यूट्रल रहेगा, लाइक ए जज, दोनों पक्ष को सुनेगा और उसका फैसला करेगा। इसीलिए संविधान में कोई स्पीकर के ऊपर अपील नहीं है। जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वो अपील के दौरान से नहीं है, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी है रिट याचिका की। इसलिए उसको बड़ा ऊंचा ओहदा दिया गया और एक्सपेक्ट किया गया कि भाई न्यूट्रल रहेगा, जैसे जज न्यूट्रल होता है। लेकिन अगले दशकों ने दिखाया कि धीरे 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 जो स्पीकर है उसने अपनी न्यूट्रलिटी खो दी, और जनरली जिस पार्टी के पक्ष का था वो आदमी, वो उसी की तरफ लीन करने लगा। नहीं, लेकिन मिस्टर रोहतगी, जो चीज समझ में नहीं आती है, अगर आप मिस्टर पायलट का स्टैंड अभी तक देखें, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने पार्टी छोड़ी नहीं है, मैं बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहा हूं। और दूसरी तरफ जिस तरीके की उनकी एक्टिविटीज सदन के बाहर नजर आती है कि वो हरियाणा के एक रिसोर्ट में नजर आते हैं और जिनको हरियाणा की पुलिस प्रोटेक्ट करती है, और अगर उनकी ही पार्टी उस चीज के लिए स्पीकर उनको तलब करता है तो फिर आप इसको चैलेंज करते हो स्पीकर के डिसीजन को। इज दैट रियली नॉट बेसलेस देन? आपने बीच में मेरा जवाब रोक दिया, मुझे वो कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं ये जवाब दूंगा आपका जी। तो आज तक जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि स्पीकर जनरली न्यूट्रल नहीं है, स्पीकर के ओहदे को बदल दिया जाए। तो ये रियलाइजेशन पिछले 30 साल में आ गई है। दूसरी बात, स्पीकर एक ट्राइब्यूनल है। अगर एक ट्राइब्यूनल गलत तरीके से आगे चलेगा तो पार्टी को अख्तियार है कि पूरा फैसला ना होने की बजाय बीच में भी वो अदालत में जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा कि भाई मिस्टर पायलट जो ये कह रहे हैं ये कैसी बात है। देखिए, मूल मुद्दा ये है कि अगर एक एमएलए जो चुनाव चुन के आया है वो अपने इलेक्टोरेट पे आंसरेबल है, उसकी पहली ड्यूटी ये है। अगर उस एमएलए को लग रहा है कि भाई मैं फलानी पार्टी का हूं और पार्टी को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि चीफ मिनिस्टर को बदला जाए या किसी और सीनियर फंक्शनरी को बदला जाए, लेट अस से राजस्थान प्रेसिडेंट यूनिट ऑफ कांग्रेस, उसको बदला जाए, तो ये आवाज उठाना ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। ये आवाज उठाना इज नॉट इक्वल टू
उसके बराबर नहीं है कि मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। नहीं, लेकिन मिस्टर अगर रोहतगी, मिस्टर स्पीकर सीपी जोशी ने तो इस बात को एक बार नहीं कई बार इस बात को कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन नोटिसेस उन्होंने सर्व किया, लेकिन कोई जरूरी नहीं था कि वो एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर देते। इट वाज अ सिंपल शो कॉज नोटिस जिसके वजह से उन्होंने पार्टी के एमएलएस को तलब किया, तो ये भी तो हो सकता था। लेकिन जिस तरीके का डायरेक्शन अब ये पूरा केस ले रहा है, ये बहुत ही अजीब है। मैडम, पहली बात, it was not an innocent show cause notice. It is a sinister show cause notice. The contents of the notice indicate what the result will be. क्या इसका फैसला होना है ये साफ था। अब आप पूछेंगे क्यों, अब आप सुनिए। जिस दिन एप्लीकेशन कंप्लेंट की गई कांग्रेस के चीफ विप की 14 जुलाई को 2 या 3 घंटे के अंदर वो कंप्लेंट दर्ज हुई, उसकी फाइल बनी, जोशी साहब ने उसको पढ़ लिया, जारी कर दिया। ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, पहली बात। दूसरी बात, कानून ये कहता है कि आप 7 दिन का टाइम देंगे किसी को जवाब देने का, या 7 दिन से ज्यादा भी दे सकते हैं। कोविड का माहौल है, लोग बीमार हैं, लेकिन टाइम दिया गया 3 दिन। तीसरी बात, उसमें यह लिखा गया कि 3 दिन में 1 बजे तक जवाब नहीं दोगे तो आपके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करी जाएगी। ये चीजें जाहिर करती हैं कि स्पीकर साहब ने अपना माइंड पहले ही मेकअप कर लिया था। देयरफॉर जो फैसला होना है वो हमें मालूम था कि ये फैसला हमें स्टेयर कर रहा है इन आवर फेस। और चौथी बात से, और सबसे अहम बात, कानून एक लाइन सिंपल कहता है कि एमएलए डिस्क्वालीफाई होगा अगर उस एमएलए ने ऐसी चीजें और हरकतें करी जो दिखाता है कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, और इसके एग्जाम्पल कानून में बहुत है, जैसे शरद यादव साहब किसी ऑपोजिट पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी पे चले गए, या सपोज मिस्टर पायलट होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या बीजेपी की रैली में जाएं और उनके साथ खड़े हो जाएं और उनकी वाह करें, तो सारी दुनिया को पता चलेगा कि भाई ये तो ऑपोजिशन पार्टी के साथ हाथ में हाथ लगा के खड़े हैं, तो इनका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मिस्टर पायलट ने बोला है कि मैं तो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा। किसी बीजेपी की रैली पे वो खड़े नहीं हुए, किसी बीजेपी सरकार को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने सिंपल बात करी है, मैं एमएलए हूं, मैं चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को मैं सपोर्ट करूं और स्ट्रेंथन करूं, मजबूत करूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो चीफ मिनिस्टर है उसको बदला जाए। ये जो वाक्य हैं कि वो फेयरमाउंट होटल की पार्टी में नहीं गए, पार्टी मीटिंग में, वो मीटिंग हाउस, संविधान के अंदर हाउस में नहीं है, तो उसका मिस्टर जो विप है उनका विप वहां नहीं चलता कि आप उस फेयरमाउंट की मीटिंग में आइए और वहां पर मिलिए और वहां पर डिनर खाइए। तो विप उस पर एक्सटेंड नहीं करता, तो वो उसमें गए या नहीं गए उसका कोई उससे ताल्लुक नहीं है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे। ये मुद्दे लेके मिस्टर रोहतगी, ये पूरा जो केस है, मैं समझ गई आप जो बात कह रहे हैं और जो तथ्य आप सामने रख रहे हैं, आपने कोर्ट में भी इस बात को अपने पिटिशंस में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, दैट द स्पीकर हैज नॉट अप्लाइड हिज माइंड व्हाइल सर्विंग द शो कॉज नोटिसेस। लेकिन ये जो पूरा केस है, अगर आप इसे टोटलिटी में देखें तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मेरी गो राउंड फुटबॉलिंग बिटवीन राजस्थान हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। अब स्पीकर ने भी अपनी एक स्पेशल लीव पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में डाली है, उसमें भी उनका यही तथ्य है कि हर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसको हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि इज द स्पीकर नॉट वेल विद इन हिज राइट्स टू एक्सप्रेस व्हाट द पावर्स ऑफ द स्पीकर आर? स्पीकर की भी एक पावर है, उसकी डिस्क्रेशनरी पावर है, अगर वो आज इस्तेमाल करता है तो हम उसे गलत ठहराते हैं सिर्फ इस परसेप्शन पे कि ये स्पीकर कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैडम, कॉम्प्रोमाइज क्लियर है, इट इज क्लियर एज डे लाइट, नंबर 1। नंबर 2, स्पीकर ने हाई कोर्ट में पूरी बहस करी, जजमेंट 3 दिन में आने वाली थी, तो स्पीकर को डर लगा क्या कि हाई कोर्ट की जजमेंट खिलाफ आएगी? अरे भाई, खिलाफ आएगी तो अपील कर लेना, या हमारे खिलाफ आती है हम अपील कर लेते। सडनली जजमेंट रिजर्व हुई,
पूरी स्पीकर साहब ने, डॉक्टर सिंघवी ने बहस करी कम से कम 5 घंटे, हम लोगों ने बहस करी। अरे भाई फैसला तो आने देते, उसके दरमियान क्यों भागे सुप्रीम कोर्ट? ये क्या दिखाता है? ये डज इट शो कि स्पीकर न्यूट्रल है? आप मुझे बताइए, स्पीकर एक जज है, जज तो नॉर्मली अपीलें नहीं करता, पार्टियां अपील करती हैं। मतलब हम अपील करें या कांग्रेस पार्टी अपील करे, मैं समझता हूं, लेकिन पर यहाँ तो जज अपील कर रहा है। जी, जज बोल रहा है नहीं, पहले से पहले मुझे फैसला करने दो। बड़ी अजीब सी बात है। मिस्टर मुकुल रोहतगी, मुझे पता है कि लीगल पॉइंट्स पे मैं आपसे बहस नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक लेमैन के हिसाब से जो चीजें प्ले आउट हो रही हैं, एक बैटल प्ले आउट हो रही है कोर्ट के अंदर और दूसरी है पॉलिटिकल बैटल जो कि हम देख रहे हैं। अब जैसे अशोक गहलोत है, उन्होंने ये एक्सप्रेस किया है गवर्नर से कि ही इज वेल विद इन हिज राइट्स टू कन्वीन एन असेंबली सेशन। अब असेंबली सेशन को लेकर आप देखिए जिस तरह से उन्होंने लेटर लिखा गवर्नर को, पहले गवर्नर ने कहा उनको ऐसा कोई लेटर नहीं मिला, फिर उसके बाद जो मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने लिखा है कि नहीं पैंडेमिक है और एक दो एक्सक्यूजेज और जो दिए हैं। तो यहाँ पर हर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस अपना एक राइट लेकर खड़ा हो गया है, वेदर इट इज द चीफ मिनिस्टर, वेदर इट इज द स्पीकर, वेदर इट इज द डेप्यूटी सीएम और द एमएलएज, all the rights of the different stakeholders are clashing and because of which there is a constitutional crisis। इस चीज को कैसे कंटेन करें? आप एक वरिष्ठ वकील हैं, इस चीज को आप बताइए कि आज इस चीज को कैसे कंटेन करें। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि कल जो राजभवन में हुआ गहलोत साहब और सपोर्टर्स की तरफ से और राज्यपाल की तरफ से जी, ये मामला अभी किसी अदालत में नहीं पहुंचा है। जब पहुंचेगा तो उसका फैसला होगा। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं एज ए लेमैन, जो आपने सवाल पूछा, नॉट एज ए लॉयर, वकील की तौर से नहीं, ये बहुत ही बेहुदा टाइप का दृश्य नजर आया। चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि पूरे राजभवन का घेराव होगा। घेराव सिर्फ एमएलए नहीं करेंगे, लेकिन सारे राजस्थान की जनसंख्या घेराव करेगी। इज दिस काइंड ऑफ ए थ्रेट? दिस लीड्स टू ए कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अगर सरकार बोले कि पूरा राजस्थान का जनसंख्या आके आपको घेराव करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बैड। नहीं, लेकिन मिस्टर रोहतगी मुझे ये बताइए कि अगर एक चीफ मिनिस्टर को और एक राज्य सरकार को लगता है कि उसे रिप्रीव नहीं मिल रही है ना राजस्थान हाई कोर्ट से ना सुप्रीम कोर्ट से, देन व्हाट डू यू डू? मैडम, अगर कोई ये बोले कि मुझे अदालत से रिप्रीव नहीं मिल रही और वो सरकारी नुमाइंदा है, then it is a sure sign of breakdown of the constitution। मिस्टर गहलोत ने उनको बोला है कि आप सत्र बुलाइए। अरे भाई, अगर वो सत्र बुलाना है तो राज्यपाल बोल सकता है कि आज नहीं बुलाऊंगा, कल बुलाऊंगा, एक हफ्ते बाद बुलाऊंगा। कोविड का मामला है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। की बात कर रहे हैं वो उनके सर, सबसे बड़ा डर ये है कि अगर आप कुछ समय और देंगे और कहेंगे कि नहीं हम कुछ दिन बाद सत्र बुलाएंगे, तो जो ये सारा डर है कि इतने एमएलएज और डिफेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी तो एक डर है कि आपके एमएलएज टूटने का डर है। व्हाट डू यू डू इन दैट केस? मैडम, टू आंसर्स। वन, अगर इनको इतना ही डर है और वो गवर्नर साहब नहीं कर रहे, तो ये अदालत में क्यों नहीं जा रहे? किसने रोका इनको अदालत में जाने के लिए? पहली बात। दूसरी बात, नॉर्मली नो कॉन्फिडेंस हमेशा विपक्ष की पार्टी बुलाती है और ये बोलती है कि हमारे पास ज्यादा लोग हैं पार्टी इन पावर से, जैसे हुआ मध्य प्रदेश में, और वहां पर डिले होती है तो ऑपोजिशन पार्टी बोलती है भाई डिले हो रही है। यहाँ तो इनकी पार्टी केयरफुल मेजॉरिटी में है, स्टेबल मेजॉरिटी है। ये खुद बोल रहे हैं हमारे पास 25-26 लोग ज्यादा हैं, तो डर किस बात का है इनको? नहीं, लेकिन जो कोरोना महामारी का हवाला दिया गया है मिस्टर रोहतगी, कोरोना महामारी का जो हवाला दिया कि भाई एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी है स्टेट में आफ्टर द लॉकडाउन हैज हैपेंड, महामारी को डिस्कस करने के लिए और साथ में ये पॉलिटिकल क्राइसिस डिस्कस करने के लिए, ये 3 मेजर पॉइंटर्स मिस्टर अशोक गहलोत ने बोले कि कन्वीन किया जाए इसके लिए असेंबली। सो व्हाट इज द बिग डील? यू कैन कॉल एन असेंबली सेशन एंड यू कैन सी। उन्होंने ये बोला कि आप असेंबली सेशन बुलाइए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या ऐसा है? I am not appearing for the governor. I am not privy to what he is saying। मैं आपको बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है। तो कानून ये नहीं है कि अगर आज कोई बोले कि सत्र बुलाए और वो कल के कल सत्र बुला ले। लेकिन सर मिस्टर रोहतगी माफ करिएगा, मैं आपको यहाँ रोकूंगी, लेकिन डर ये है कि अगर असेंबली सेशन बुलाया जाएगा तो सचिन पायलट एंड ऑल द एमएलएज विल बी फोर्स्ड टू जॉइन द सेशन, और वहां पे अगर वो पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो वो तो साफ नजर आएगा फिर,
and then they stand to be disqualified. Fine, that is okay, madam. You are right. That is what will happen. But the point ये है कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र में लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे जाते हैं. कौन सी बड़ी बात है? अगर आप अपने लोगों को नहीं रोक सकते तो जाएंगे. सिंपल सी बात है. अगर आप बोलोगे जाए नहीं तो आप उनको हॉस्टेज रखोगे क्या? अरे जाएंगे तो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे तो होंगे. ये इस तरह की डेमोक्रेसी हमेशा से चली है, हमेशा चलती है. इतना डर किस बात का है? नहीं, लेकिन सर ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, वो इसीलिए बनाया गया था कि आयाराम और गयाराम की पॉलिटिक्स पर रोक लगाई जाए. लेकिन जो ये सेक्शन, आपसे समझूंगी कि ये जो सेक्शन 2(1)(a) और b है और जो चैप्टर्स हैं इनके, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है एंड इट सीम्स दैट पॉलिटिकल पार्टीज यूज इट टू देयर हिल्ट. उनको जो चीज़ कन्वीनियंट लगती है वो अपने हिसाब से करके और निकल जाते हैं. तो इस चीज़ पर रोक कैसे लगेगी? क्या डिफेक्शन, नहीं, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या डिफेक्शन आज एक संविधान की बीमारी जैसा नहीं है? आप इसे लोकतंत्र को कैसे बचाएंगे? हाउ आर यू गोइंग टू कीप द डेमोक्रेसी हेल्दी इफ एमपीज एंड एमएलएस कीप डिफेक्टिंग? Madam, defections are happening for the last 50 years. Now you can tighten up if you want. You can tighten up the 10th schedule. How do you do that? I'll tell you. One way is कि आज क्या है कि अगर कोई अपने पार्टी के खिलाफ वोट करेगा तो वोट काउंट होगा, लेकिन बाद में वो डिस्क्वालीफाई होगा. राइट? अगर मिस्टर पायलट और उनके 15-20 आदमी मिस्टर गहलोत के खिलाफ वोट डालेंगे और अगर उससे सरकार गिर गई तो सरकार गिरेगी क्योंकि वोट काउंट होगा. उसके बाद इनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन चालू होगी. आप 10th शेड्यूल को टाइट कर सकते हैं बाय सेइंग कि वो वोट भी काउंट नहीं होगा. दैट इज वन वे. अगर आप उसको वोट भी काउंट नहीं करने दोगे तो उसको डिफेक्शन होने नहीं पाएगी कि मैं उसको गिरा दूं और फिर डिस्क्वालीफाई हो जाऊं. सो देयर आर वेज एंड मीन्स दैट इट कैन हैपन. लेकिन मैडम, द लास्ट लाइन इज दिस. अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए पार्टी, ए पर्सन. द मॉरल्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकिंग इन दिस कंट्री हैज फॉलन टू ए ग्रेट लो. सर, लेकिन इसीलिए तो मैं आपसे बार बार ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि आप सचिन पायलट का पक्ष रख रहे हैं और जिस तरह से सचिन पायलट ने सेंटर को एक पक्षकार भी बना लिया है, तो डज इट नॉट रिफ्लेक्ट, डज इट नॉट शो कि कहीं ना कहीं सेंटर का उन्हें सपोर्ट है और आप भी उनका पक्ष रख रहे हैं? तो ऐसा परसेप्शन जाता है कि मिस्टर सचिन पायलट को सेंटर का सपोर्ट मिल रहा है और मिस्टर मुकुल रोहतगी भी सेंटर से सपोर्टेड है. नहीं, देखिए मैडम, दो चीजें हैं. एक, आपने मेरे ऊपर वॉर किया बाई सेइंग कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं. मैं एक वकील हूं, मैं प्रोफेशनल हूं, मैं बीजेपी पार्टी का मेंबर नहीं हूं. और मैंने कल भी टीवी पे कहा, कोई ऐसी पार्टी नहीं है या कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है किसी भी पार्टी का जिसके लिए मैं पेश नहीं हुआ. और मैंने कल एग्जांपल दिया कि मैं श्री DK शिव कुमार के लिए परसों भी पेश हुआ, जो कांग्रेस के चीफ कर्नाटका में. मैंने उनकी बेल भी कराई. ऐसे मैंने हजारों मुकदमे करे हैं. पहली बात. दूसरी बात, सेंटर को पार्टी बनाना रिट याचिका में लाजमी था, क्योंकि अगर कोई रिट याचिका कानून या संविधान को चैलेंज करती है, जो हमने किया है, पैरा 2(1)(a) को हमने चैलेंज किया है कि ये नाजायज है और गलत है, क्योंकि इस तरह से अगर डिसेंट होगा और उसको निकाला जाएगा, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है. तो ऐसे केसेस में केंद्रीय सरकार को पार्टी बनाना जरूरी है, क्योंकि केंद्रीय सरकार इज द रिपोजिटरी ऑफ डिफेंडिंग ऑल लॉज. अगर वो नहीं करेगी तो ये रिट याचिका जो है वो खारिज हो सकती है. मिस्टर मुकुल रोहतगी, जो चैप्टर 2(1)(a) है 10th शेड्यूल का, उसमें बार बार इस बात का व्याख्यान किया जाता है वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ द मेंबरशिप. अब इसको लेकर भी मिस्टर सिंघवी ने कहा है कि अब अगर आप CLP नहीं अटेंड कर रहे हैं, आप पार्टी के अगर स्पीकर आपको बुलाता है और आप नहीं जा रहे हैं उसके पास, तो दैट ऑल्सो इज दैट डजंट टैंटामाउंट टू गिविंग अप ऑफ द पार्टी मेंबरशिप. तो इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में आप रिलीज को देखते हैं? स्पीकर नहीं बुला रहा था, चीफ विप बुला रहा था. हाँ, चीफ विप. आई करेक्ट माय सेल्फ. सपोज चीफ विप बोले कि ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि सारे MLA मेरे घर पे आए, बातचीत करें, विचार विमर्श करें और भोजन खाएं, और MLA नहीं जाता, तो ये जो इनवाइट है फॉर डिनर डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, दिस इज नॉट
दिस इज नॉट ए डायरेक्शन इन द हाउस टू वोट इन अ पर्टिकुलर मैनर। जो विप है, विप का क्या काम है? विप को चाबुक बोलते हैं कि भाई मैं चाबुक लगाऊंगा कि हाउस में जब सत्र होगा कि आप सारे मौजूद होइए। क्यों? क्योंकि कल को विपक्ष की पार्टी नो कॉन्फिडेंस का मोशन ला सकती है, और अगर हमारे लोग मौजूद नहीं हुए हाउस में तो सरकार गिर सकती है। इसलिए मैं विप लगा रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं चाबुक से आप आइए। उसको 3 लाइन विप बोलते हैं। अगर उस विप को आपने वायलेट किया, सपोज कोई आदमी बीमार है तो नहीं आ सकता, बट आप जान के नहीं गए और उस चक्कर में सरकार गिर गई, तो इट विल बी डीम्ड टू बी अ वायलेशन ऑफ द विप विच विल अमाउंट टू लीविंग द पार्टी। दैट इज वन। सेकेंड, अगर विप बोले कि आप मौजूद हैं पार्टी में और नो कॉन्फिडेंस का मोशन है, तो आप भैया पार्टी के साथ वोट करें, पार्टी को बचाएं। विप कह सकता है ये। और आप को नहीं बचाया और आप दूसरी साइड से जाके मिल गए और वो पार्टी को गिरा दिया, सरकार को गिरा दिया, then obviously you have left the party, but not joining a dinner diplomacy is not equal to leaving a party। मिस्टर रोहतगी, जो पूरा जो जिस तरीके से ये केस की जो जर्नी हम देख रहे हैं, इसमें ये लग रहा है कि डीलेइंग टैक्टिक्स है कहीं ना कहीं सचिन पायलट के कैंप की तरफ से कि जितना केस डीले हो सके, जितने उसमें रोड़े डाल सके जाए वो डाले जाए। तो ये जो डीलेइंग टैक्टिक्स है, इट गिव्स देम मोर टाइम टू गेट इन मोर एमएलएज ऑन देयर साइड, ये एक परसेप्शन है। और जिस डिनर डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ है रिजॉर्ट डिप्लोमेसी है, उसकी भी हम बात करते हैं कि मैंने वही बोला कि कोर्ट के अंदर जो एक बैटल चल रही है और कोर्ट के बाहर जिस तरीके की हम पॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो परसेप्शन और रियलिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। तो इस चीज को अभी कैसे टैकल किया जाए? मैडम, आई कैन ओनली कॉमेंट ऑन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। मैं आपको ये कह सकता हूँ, हम कोर्ट गए, कोर्ट में बहस हुई, हाई कोर्ट ने दोनों साइड्स को सुना, हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि वो सुनेंगे। स्पीकर साहब भी वहीं मौजूद थे, एंड आई बीन सेइंग स्पीकर इज मोर ईगर देन द पार्टी हिमसेल्फ। दूसरे दिन स्पीकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। अरे भाई, आप स्पीकर हो तो पार्टियों को लड़ने दीजिए ना। एक पार्टी कांग्रेस पार्टी का विप है, एक पार्टी हमें, उनको लड़ने दीजिए। स्पीकर क्यों लड़ रहा है बीच बीच में? ये क्लियरली दिखाता है कि स्पीकर न्यूट्रल नहीं है। और अगर देखिए मैडम, अगर हम कोर्ट गए और कोर्ट ने हमारा पक्ष आज की तारीख में समझा कि उसमें कोई ना कोई वजूद है, कोई ना कोई उसका बेसिस है, और कोर्ट फैसला करेगा, तो हमें कैसे ब्लेम किया जा रहा है कि हमने रोड़े अटकाए? रोड़े तो ये अटका रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? अभी हाई कोर्ट में बोल सकते हैं, जो अगले हफ्ते लगा लीजिए, बहस हो जाए। देखिए, जो पायलट का कैंप है वो स्पीकर के ऊपर लांछन लगा रहा है कि स्पीकर इज कॉम्प्रोमाइज्ड। जो अशोक गहलोत का कैंप है वो इस समय गवर्नर के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहा है और सचिन पायलट के ऊपर तो खड़े कर ही रहा है। तो गवर्नर का रोल आप इस समय ऐसी हालात में कैसे देखते हैं कि गवर्नर को किस तरह बिहेव करना चाहिए? बिकॉज द गवर्नर इट सीम्स इज गेटिंग डिक्टेटेड बाय द सेंटर। और जिस चीज को कल अशोक गहलोत ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि किसी न किसी प्रेशर में है मिस्टर कलराज मिश्रा, ऐसा लगता है टॉप से। देखिए, किसी को आप लांछन लगाने से रोक नहीं सकते। गहलोत के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि ऊपर से कौन है ऊपर और ऊपर से किसने राज्यपाल जी को कहा है, पहली बात। दूसरी बात, जब एक रिक्वेस्ट गई है कि भाई सत्र बुलाया जाए, तो राज्यपाल जी को अख्तियार है ये कहना कि भाई आज बुलाऊंगा, कल बुलाऊंगा, 10 दिन बाद बुलाऊंगा। ये कहना कि मैंने आज बोला और अब कल आप बुलाइए, ये बिल्कुल गलत है। आप मुझे एक चीज बताइए मैडम, ये इंटरव्यू हम जूम पे कर रहे हैं या स्काइप पे कर रहे हैं, नॉर्मली हम ऑफिस में बैठ के आमने सामने करते। सुप्रीम कोर्ट और सारी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट से मुफस्सिल कोर्ट तक, सारे हिंदुस्तान में सिर्फ जूम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो रही है, क्योंकि कोर्ट में 10 लोगों का बैठना भी डर है। जज अपने घरों से भी काम कर रहे हैं, अपने घरों से काम कर रहे हैं, टेलीफोन पे और इस पे। लेकिन सर, जब जरूरत पड़ती है तो हम कोरोना महामारी के बीच में भी मध्य प्रदेश की सरकार गिरा देते हैं। अभी मणिपुर है, गोवा है, इन सबकी असेंबली सेशन शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में ये कहना कि नहीं हम राजस्थान की असेंबली सेशन नहीं बुलाएंगे, इट रियली लैक्स। राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे। एक सेकंड देखिए, मैं मध्य प्रदेश वाले केस में भी था। मध्य प्रदेश का केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस होते हुए शाम को 5 बजे, वो फैसला 17 तारीख की 5 बजे को दिया। 17 तारीख तक, 18 तारीख तक सारी अदालतें चल रही थी।
ये महामारी का इशू 24 मार्च की नोटिफिकेशन जो प्रधानमंत्री ने लगाई उससे हुआ। तो कोर्ट ने फैसला किया कि 17 या 18 को आज ही आप सत्र बुलाइए। दिस वाज मच बिफोर कोविड। टुडे हम कोविड, ये जो कोविड की डिजीज है इसके बीच में आप समझिए 250 आदमियों को बुलाना और एक हॉल में बिठाना और 1 दिन और 2 दिन तक बहस होना, I mean, ये खतरे से खाली है। There's no two ways about it that because of the COVID pandemic जो सिचुएशन है वो रिस्की है, लेकिन उसका लॉजिक भी है क्योंकि अभी मॉनसून सेशन भी बुलाने की बात कही जा रही है, तो उसमें कैसे इतने सारे एमपीज बैठेंगे, इस बात पे मैं बहस अब यहाँ पर खत्म करूंगी। लेकिन मिस्टर रोहतगी, चलते चलते मेरा जो आपसे आखिरी सवाल है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेकर इस केस में आता है, डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ हिस्टोरिक एंड अ वाटरशेड जजमेंट जो एटलीस्ट कम से कम जो डिफेक्शंस हैं उन पर रोक लगा सके, रोल ऑफ द स्पीकर को क्लैरिफाई कर सके, रोल ऑफ द गवर्नर को क्लैरिफाई कर सके? आपको लगता है कि ऐसा कोई जजमेंट इसमें आएगा? बिल्कुल आना चाहिए मैडम। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाटरशेड है जिसकी बॉटम लाइन आई वुड से ये है कि अगर एक एमएलए अपने डेमोक्रेटिक राइट पे डिसेंट करना चाहता है अपने चीफ मिनिस्टर की लाइन से और उसको हटाना चाहता है, कैन इट अमाउंट टू लीविंग द पार्टी? इसको डिसाइड करने में सारे रोल जो आप कह रहे हो, स्पीकर के, गवर्नर के, चीफ मिनिस्टर के, ये सारे रोल सुप्रीम कोर्ट तवज्जो देगी और फैसला करेगी। आपने ये भी कहा है कि डिफेक्शंस को कोई रोक नहीं सकता। आपने कहा कि डिफेक्शंस को कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, ह्यूमन माइंड और ह्यूमन इन्वेंशंस को कोई रोक नहीं सकता। बार बार कानून में बदलाव आया है, बार बार ये चीजें हुई हैं। जब तक ह्यूमैनिटी रहेगी ये चीजें भी रहेंगी, लेकिन ये एक रेस है, ये एक रेस है। अगर ये होगा तो कोर्ट ये करेगी, कोर्ट ये करेगी तो संविधान ये करेगा। आपने बिल्कुल मुझे एक टेल पीस दे दिया। आपने कहा कि ये रेस है और पूरे केस को आप देखिए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की इस रेस में अब कौन जीतेगा वो भी देखना है। लेकिन फिलहाल मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी वर्सेस हरीश साल्वे एंड मुकुल रोहतगी इज द बैटल व्हिच एवरीबॉडी इज गोइंग टू वॉच आउट फॉर। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू मिस्टर रोहतगी। थैंक यू सो मच। तो ऑन रिकॉर्ड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।